प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पोर्टफोलियो में कितने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम होने चाहिए, जो डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, उसमें से हमें कितने फंड्स सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं तो उसका निगेटिव असर आपके पोर्टफोलियो पे क्या पड़ सकता है, और साथ ही अगर नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज़्यादा है उसे अगर आपको कम करना है तो आप कम कैसे करेंगे, जानेंगे ये सभी कुछ इस वीडियो में। एज ऑलवेज इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखें, अच्छी तरह से समझें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। तो देखिए, एक बहुत पॉपुलर तरीका इन्वेस्टमेंट करने का वो है कि आपने वेबसाइट पे परफॉर्मेंस देखा या फिर किसी से सुना, लास्ट 1 ईयर का वेरी हाई रिटर्न, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए मार्केट अगर डाउन रहेगा तो उस समय जनरली लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर जब मार्केट डाउन है उस समय अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे। उसके बाद अगर मार्केट अप है, दैट इज़ बुल रन में बहुत अच्छा कर रहा है, तो उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप बुल रन में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर या पूरा इन्वेस्टमेंट आप मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में कर देंगे। उसी तरह से मान लीजिए वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस समय आप वैल्यू स्टॉक्स को फॉलो करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अगर ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तो उस समय आप ग्रोथ स्टॉक्स को फॉलो करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो देखिए, मोस्टली इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। ऑफकोर्स ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सही नहीं है, इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। एक और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है कि जितने भी NFOs आ रहे हैं, न्यू फंड ऑफर, 10 रुपीज़ का NAV है, NAV बहुत सस्ता है, यहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आएगा, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो कि NFOs में बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। NFO क्या है, कैसा है, ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, सिर्फ 10 रुपीज़ का है। किसी ने बोल दिया ना बहुत सस्ता NFO है, और जो भी मतलब NFO जिस थीम पे बना है वो थीम आने वाले 2-3 साल तक बहुत अच्छा करेगा या फिर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगा, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी भी आया था कमेंट में यूट्यूब चैनल के, उसमें एक इन्वेस्टर ने बोला कि देखिए स्कीम्स तो बहुत सारे हैं ना, 1000+ स्कीम्स हैं, आप बोलते हैं कि कम स्कीम्स में इन्वेस्ट करो, तो जब कम स्कीम में ही इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज इतने सारे स्कीम्स क्यों लॉन्च कर रही हैं। इस तरह का क्वेरी आया था। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि अगर आप कार देख रहे हैं ना, तो कार तो बहुत सारे कंपनीज का है, ठीक है। तो आपको जब कार खरीदना है तो आप 1 या 2 ही कार खरीदेंगे ना। ऐसा नहीं कि भाई सभी लोग कार ला रहे हैं तो मैं सभी का खरीद लूँगा, या फिर इतना सारा कार क्यों आ रहा है, रिक्वायरमेंट तो मेरा 1 या 2 का है, ऐसा तो है नहीं। आप क्या देखेंगे, अपना बजट देखेंगे कि भाई मेरे पास इतने अमाउंट का कार खरीदना है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस अमाउंट में जो जो कार्स अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज़्यादा या फिर अच्छे फीचर्स किस में मिल रहे हैं, और फिर आप अपना डिसीजन लेंगे, कार खरीदेंगे। उसी तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखेंगे, आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखेंगे, म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस देखेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, और उसके आधार पे जो भी आपके लिए बेस्ट है, सुटेबल है, वहाँ से कुछ स्कीम्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, ये बिजनेस है, मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ये बिजनेस है, तो नेचुरली वो बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करेंगे। और ऐसा तो वो बोल नहीं रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही, वो सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको देखना है कि कौन सा स्कीम आपके लिए सुटेबल है और उसके बाद आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे बहुत सारे स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्कीम वो खरीदेंगे या फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनका रिस्क उतना कम होता जाएगा। तो देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, वहाँ पे आप हाई रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट करते वक्त ऑफकोर्स हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम हाई रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब भी आप हाई रिटर्न के लिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑफकोर्स एक सर्टेन एक्सटेंड तक रिस्क कम करना बिल्कुल मतलब बनता है, लेकिन रिस्क हम इतना भी कम ना कर ले कि रिटर्न आए ही नहीं, क्योंकि जो मेन पर्पस है यहाँ वो तो है रिटर्न जनरेट करना। अगर कम रिस्क लेना है तब आप FD में इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम रिस्क ले, कम रिटर्न जनरेट होगा। लेकिन इक्विटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट
करना चाहते हैं तो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए हमें थोड़ा रिस्क लेना ही होगा। अगर आप बिल्कुल ही रिस्क कम करना चाहेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन का डिफरेंस, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। तो देखिए नंबर ऑफ स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो कितने स्कीम्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में, तो मैं बोलूँगा कि 1 2 या फिर 2 3 या फिर 3 4 या फिर 4 5 या फिर मैक्सिमम 6। एक गोल के लिए 5 to 6 फंड्स मैक्सिमम बहुत हैं, उससे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है 1000-2000 रुपीज़, तब तो 1 या 2 फंड ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर अमाउंट बड़ा है ना, कॉर्पस बड़ा है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आप 5 to 6 फंड्स के लिए भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे ऑफकोर्स आप पूछेंगे कि भाई इतना जो आप नंबर ऑफ स्कीम्स बता रहे हैं इसका लॉजिक क्या है। तो देखिए इसके लिए आपको समझना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो देखिए अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, लेकिन उसमें से क्वालिटी स्टॉक्स कितने हैं। तो देखिए जनरली जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं ना, सबसे अच्छे क्वालिटी के जो बड़ी कंपनीज है उसे हम लार्ज कैप की कंपनीज बोलते हैं। तो इंडिया में मार्केट कैप वाइज जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, उसके नीचे की 150 कंपनीज मिड कैप में आती हैं और उसके नीचे की 250 कंपनीज स्मॉल कैप में आती हैं। तो ये जो 500 स्टॉक्स का बकेट है उसे रिलेटिवली अच्छा माना जाता है। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो जो कंपनी का साइज़ होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा और वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जनरली इन्वेस्टर्स को इन्हीं 500 जो स्टॉक्स हैं उसी में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें भी अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में जाएं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। अब यहाँ पे है डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 500 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो 500 स्टॉक्स में ऑफकोर्स सारे स्टॉक्स तो हमेशा अच्छा नहीं करेंगे। हो सकता है कि 500 में 100-200 स्टॉक्स अच्छा करें और बाकी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो। तो जब आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि फंड मैनेजर बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे, इसीलिए तो मैं हायर एक्सपेंस रेशियो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे लार्ज कैप का एक फ़ंड हुआ, तो लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स हैं, तो फंड मैनेजर इन 100 स्टॉक्स में कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो एक्टिवली मैनेज्ड जो फंड है उसका फंड मैनेजर इन 100 में से अबाउट 40, 50, 60 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उसे लगेगा कि ज़्यादा रिटर्न आ सकते हैं, और वो जो 30-40 स्टॉक्स वो छोड़ रहा है वहाँ पे उसे लगता है कि आने वाले समय में शायद अच्छे रिटर्न नहीं आए। तो ये होता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड। आप यहाँ पे आप ये सोचें कि अगर आपने 40-50 स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत सारे इन्वेस्टर आपको मिलेंगे जो कि 40-50 स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या चलिए 10-20 स्कीम्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो वहाँ पे स्टॉक्स होंगे कितना ज़्यादा हो जाएंगे, और ऑफकोर्स ओवरलैप भी बहुत होगा। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना कि मान लीजिए आपने लार्ज कैप के ना 3-4 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब तो सारे 100 लार्ज कैप के जो 100 स्टॉक्स हैं सभी में आपको एक्सपोजर मिल गया। उसी तरह से मिड कैप मान लीजिए आपने 3-4 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मिड कैप में सिर्फ 150 स्टॉक्स हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप 100+ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसी तरह से स्मॉल कैप में बहुत लोग होते हैं जो कि 4, 5, 6 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इतने सारे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चांसेस यही है कि ऑलमोस्ट 150-200 स्टॉक्स में आपने एक्सपोजर ले लिया स्मॉल कैप के। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप सारे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर एक्टिवली मैनेज्ड फंड में क्यों जा रहे हैं? आपको इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। तो अगर आप रिस्क थोड़ा कम करना चाहते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम दे, तो वहाँ पे जैसे लार्ज कैप का आप एक इंडेक्स फंड जाएं, सारे 100 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। मिड कैप के एक इंडेक्स फंड में जाएं, वहाँ पे सारे 150 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में जाएं, सारे 250 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, सारे 500 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा सिर्फ एक फंड से। तो यहाँ
पे आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाएगा। एक्टिवली मैनेज फंड का मतलब है कि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं ताकि रिटर्न ज़्यादा आए। अगर आप बहुत सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो अगर सारे स्टॉक्स को आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में ही आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, तो वहाँ पे फंड मैनेजर अल्फा जनरेट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए एक फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, दूसरा फंड में मार्केट के आसपास रिटर्न आ रहा है, पता चला तीसरा फंड मार्केट से भी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पे एवरेज आउट होकर आपको मार्केट का रिटर्न ही मिलेगा। इसीलिए नंबर ऑफ फंड्स हमेशा ही कम रखें। हाँ, अगर आपको सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लगता है कि वहाँ पे रिस्क कम हो जाएगा, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए सुटेबल होगा। देखिए, बेसिक यही ध्यान रखना है ना कि जब भी आप डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो कितने स्टॉक्स रखेंगे। छोटा पोर्टफोलियो 5-10 स्टॉक्स, बड़ा पोर्टफोलियो है 25-30 स्टॉक्स या 40 स्टॉक्स, इससे ज़्यादा तो आप नहीं बनाएंगे ना। खुद का अगर आपको बनाना हो तो यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स होते हैं। तो फिर यहाँ तो अगर एक भी फंड खरीद लेते हैं तो आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, 3, 4, 5, 6 फंड्स बहुत हैं। यहाँ पे 10, 20, 40, 50 स्कीम्स की आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ जान लेते हैं कि ये जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज है उसमें से हमें कितने कितने फंड सेलेक्ट करने चाहिए। लाइक लार्ज कैप में कितना फंड, मिड कैप में कितना फंड, स्मॉल कैप में कितना फंड, कितना फंड। तो देखिए, लार्ज कैप में सिर्फ 100 स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ एक फंड सफिशिएंट है। अगर वहाँ पे 2 या 3 फंड के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादा का मतलब एक ही तरह के स्टॉक्स में पूरा इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए, जब भी आप किसी 2 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो पोर्टफोलियो ओवरलैप अगर नहीं हो तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम 20 to 30% से ज़्यादा ओवरलैप, उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल भी उस तरह के स्कीम में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आप लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं, कोई भी ओवरलैप नहीं है, दोनों लार्ज कैप का है। और अगर आप मिड कैप के एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 1 से 2 फंड बहुत है, उससे ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं है। 2 फंड के लिए जा रहे हैं तो अगेन वहाँ पे ओवरलैप चेक कर लें। उसी तरह से स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा है नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो वहाँ भी आप अबाउट 2 फंड्स तक जा सकते हैं, वहाँ भी ओवरलैप चेक कर लें। ओवरलैप के चांसेस स्मॉल कैप में जनरली काफ़ी कम होता है, लेकिन हाँ, चेक कर लेना चाहिए। और स्मॉल कैप में अप टू 2 फंड्स के लिए आप जा सकते हैं। और मान लीजिए कोई फ्लैक्सी कैप या मल्टी कैप के लिए जाना चाहता है तो देखिए, वहाँ पर ध्यान रखें कि फ्लैक्सी कैप में लार्ज कैप बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर फ्लैक्सी कैप्स में। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे फ्लैक्सी कैप फंड के लिए जा रहे हैं जहाँ की लार्ज कैप बहुत ज़्यादा है तो इन दैट केस आप चाहें तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करें अलग से, सिर्फ फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर लें, 1 या 2 फ्लैक्सी कैप, वहाँ पे आप देख लें। ऑफ कोर्स ओवरलैप का ध्यान रखें। उसी तरह से अगर मल्टी कैप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, मल्टी कैप के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी 1 से 2 मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट कर दें। मल्टी कैप से तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट देखिए, जो भी ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाए ना, वहाँ पे पोर्टफोलियो बनाते वक्त पहले ही आप डिसाइड कर लें कि भाई लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में रफली, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि चेंज करता रहता है थोड़ा बहुत, बट रफली आप डिसाइड कर लें कि इस तरह का मैं एलोकेशन रखूंगा ना। लार्ज कैप में अबाउट 50-60%, मिड कैप में अबाउट 20-30%, स्मॉल कैप में अबाउट 10-20%, इस तरह का रफली बेसिस और रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन आप डिसाइड कर लें और उसी को फॉलो करें। तो उसके लिए आप लार्ज कैप में करें या फिर फ्लैक्सी कैप में करें, मल्टी कैप जहाँ करें, सिर्फ आप पोर्टफोलियो जो मार्केट कैप एलोकेशन है उसका ध्यान रखें, उसको ध्यान में रखकर ही अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बनाते वक्त 2 और चीज़ों का आप हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे इक्विटी का एक्सपोजर थोड़ा कम करते जाएं। जैसे एज बहुत कम है ना, 20-25 ईयर्स, तब तो आप 70-80% भी इक्विटी रख सकते हैं और बाकी का डेट या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, लाइक 40, 50, 60, वैसे वैसे इक्विटी का एक्सपोजर कम करते जाएं क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। साथ ही रिटायरमेंट के बाद भी आपको थोड़ा इक्विटी का एक्सपोजर रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को बीट करने में। बट हाँ, वहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद
मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर लार्ज कैप या फिर कुछ फ्लेक्सी कैप फंड में अपना एक्सपोजर लें। और नंबर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुन लें। देखिए डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ फंड्स, ऑफकोर्स अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पे 2 से 3 फंड या फिर 4 से 5 फंड या फिर 5 से 6 फंड, इतना बहुत है। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तो 5 से 6 फंड, और वहाँ पे अलग अलग गोल के लिए आप अलग अलग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मान लीजिए एक गोल आपका सिर्फ 5 ईयर्स में आने वाला है, तो वहाँ पे आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन दूसरा गोल मान लीजिए रिटायरमेंट का आप बना रहे हैं, वो 20-30 ईयर्स के बाद आएगा, तो वहाँ तो आप स्मॉल कैप मिड कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर लेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ लार्ज कैप भी रखेंगे, लेकिन वहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप का ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे। तो इसी तरह से अगर गोल अलग अलग है, उसमें जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट होराइजन उसका अगर बड़ा सा गैप आ रहा है ना, एक 5 ईयर का है, एक 20 ईयर का, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो अलग बनाएं और वहाँ पे अलग अलग स्कीम्स भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी वाइज डाइवर्सिफाई करें। एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। हमें नहीं पता है कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या चल रहा है। एक तो सबका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग अलग रहता है, तो कुछ सालों तक किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कभी कभी उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। एक रिस्क ये है। दूसरा रिस्क है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए, यू नेवर नो ना, कल उठे पता चला इस म्यूचुअल फंड कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपका पूरा का पूरा पैसा वहीं है। तो इसीलिए पूरा पैसा किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज ना, 3-4 म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसे को स्प्रेड आउट करें। उसके बाद लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मार्केट कंडीशन के आधार पे आप लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अभी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो ज़्यादातर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्मॉल कैप, मिड कैप में, लार्ज कैप में बहुत कम हो रहा है। ऐसा नहीं करें। जब मार्केट गिर जाएगा ना तो उस समय आपको लार्ज कैप अच्छा लगेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सभी जगह अपना एक्सपोजर रखें। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ट्राई करें कि लार्ज कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम हो। लेकिन हाँ, सभी जगह लें अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर अच्छी तरह से आप सभी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एवरेज आउट होकर आपके अच्छे रिटर्न्स आएंगे। नाउ जान लेते हैं कि अगर पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज़्यादा है तो उसे हम कम कैसे करेंगे। तो देखिए, नंबर 1 आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक्सपोजर कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम है किसी भी फंड में, लाइक टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है किसी एक स्कीम में 5% या उससे भी कम का एक्सपोजर है टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि फंड में मैं इससे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहता हूँ, 5% या उससे कम ही रखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे कन्विक्शन कम है, उस तरह के फंड से आप निकल सकते हैं। सेकेंड हो सकता है वैसे फंड जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, लाइक 1-2 साल से लगातार बहुत कम रिटर्न है, बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स है उससे भी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि कुछ होगा, तो उस तरह के फंड से भी आप निकल सकते हैं। और तीसरा है सेक्टर और थीमेटिक फंड, वहाँ भी आप जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको मार्केट का अच्छा आइडिया नहीं है, आप लंबे समय से मार्केट में नहीं हैं, तो सेक्टर और थीमेटिक फंड से भी बच कर रहें और फैक्टर फंड से भी बच कर रहें। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो यहाँ पे आइडियली आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वहाँ पे भी आप निकलने का सोच सकते हैं। निकलते वक्त भी आपको कुछ चीज़ों का बात ध्यान में रखना है। नंबर 1 एग्जिट लोड, नंबर 2 टैक्सेशन। देखिए, जब भी निकले तो एग्जिट लोड ज़रूर चेक कर लें कि भाई एग्जिट लोड लग रहा है कि नहीं। अगर कुछ दिनों के बाद एग्जिट लोड ख़त्म होने वाला है थोड़ा वेट कर लें। सेकेंड, टैक्सेशन का ध्यान रखें। 1 साल से पहले अगर आप बेचते हैं तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर 20% का टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की हम बात बोलते हैं ना, 1 साल के बाद जब बेचेंगे तो वहाँ पे आपको अप टू 1.25 लाख तक का टैक्स नहीं लगता है। मतलब कि 1 साल के बाद अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी बेचते हैं और उस पे प्रॉफिट बनता है 1.25 लाख, तो उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट 1.25 लाख से ज़्यादा होगा उसी पे 12.5% का आपको टैक्स देना होता है। तो बेचते वक्त इसका भी आप एडवांटेज उठा सकते हैं। तो धीरे धीरे अगर नंबर ऑफ
फंड्स बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे ट्राई करें कि अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम्स को कम करें। अगर आपको डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 to 3 डेट फंड्स बहुत हैं। देखिए, डेट फंड में कोई आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो डेट फंड में रिलेटिवली रिस्क बहुत कम होता है, वहाँ पे मार्केट से भी कोई कोरिलेशन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है और ऑफकोर्स क्रेडिट रिस्क होता है। तो वहाँ पे कोई भी अच्छे क्वालिटी का 2 से 3 डेट फंड बहुत है, उससे ज़्यादा डेट फंड्स की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।